ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आराम नहीं पाओगे मेहनत किए बग़ैर, आराम नहीं पाओगे मेहनत किए बग़ैर, तस्कीन कहाँ मिलती है ज़हमत किए बग़ैर, तस्कीन कहाँ मिलती है ज़हमत किए बग़ैर। माँ बाप की उल्फत है ज़रूरी जैसे, माँ बाप की उल्फत है ज़रूरी जैसे, मंजिल नहीं उस्ताद की चाहत के बग़ैर, मंजिल नहीं उस्ताद की चाहत के बग़ैर। इन अशार के साथ मैं वसिया शाहीन, माविन मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मलकापुर ताल्लुक़ा व ज़िला बीदर, आप तमाम का इस क्लास में इस्तक़बाल करती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमाते शेशुम की समाजी साइंस की दरसी किताब से हिस्सा शहरियत सबक नंबर 9 का मुतालिया करेंगे, जो सबक का नाम है शहरियत। तो बच्चों, हम सबक शुरू करने से पहले एक नोटबुक और कापी ले लेंगे और यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है उन नुकात को हम उसमें दर्ज करते रहेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद मालूमात हासिल करना चाह रही हूँ। तो देखिए वो क्या हैं। तो बच्चों, आप जब मदरसा आते हैं तो मदरसे में कौन कौन से मज़ामीन पढ़ते हैं? जी हाँ, आप वहाँ मदरसा आकर क्या उर्दू, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी, इल्म रियाजी, साइंस और समाजी साइंस का मुतालिया करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम समाजी साइंस पढ़ते हैं तो समाजी साइंस की जो दरसी किताब है, शेशुम जमात की दरसी किताब है, उस किताब में कितनी शाखें दी गई हैं बच्चों? जी हाँ, 3 शाखें दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला है तारीख़ और दूसरा है जोग्राफिया और तीसरा है शहरियत। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं तारीख़ क्या है। आप पिछली जमातों में तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, तारीख़ किसे कहते हैं आप जान चुके हैं, फिर भी आप एक बार अयादा करते हुए आगे चलेंगे। तो तारीख़ क्या है? तो तारीख़ क्या है? गुज़रे हुए वाक़यात, सलातीन और उनके मौरिकों के बारे में मालूमात पेश करती है। और बच्चों, अब देखिए जोग्राफिया, और एक हिस्सा है ना जोग्राफिया। तो जोग्राफिया क्या है? तो देखते हैं जोग्राफिया क्या है बच्चों। तो जोग्राफिया क्या है? जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें ज़मीन और इसकी खुसूसियात, इसके बाशिंदे यानी कि लोग और इसके मज़ाहिर और इसके नुखूश का मुतालिया किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। हम नक्शों और ग्लोब के बारे में भी इसमें जोग्राफिया में मालूमात हासिल करते हैं। तो देखते हैं बच्चे, अब आगे कौन सा हिस्सा है बच्चों? जी, अगला हिस्सा है शहरियत। तो शहरियत क्या है देखते हैं। जी, शहरियत समाजी साइंस की एक शाख है जिसमें दस्तूर के बारे में मुतालिया किया जाता है और एक शहरी के हुकूक और फ़राइज़ के बारे में मालूमात दी जाती हैं। तो ये थे शहरियत के बारे में मालूमात। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आज हम समाजी साइंस के जो हिस्सा शहरियत है उसमें सबक नंबर 9 शहरियत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो देखते हैं, सबक शुरू करने से पहले इस सबक की इक्तिसाबी सलाहियतें यानी कि इक्तिसाबी निकात क्या हैं। तो देखिए, पहला है शहरियत के मफ़हूम और अहमियत जानना, और शहरियत के खुसूसियात की फहरिस्त तैयार करना, शहरियत हासिल करने के तरीक़ों को समझना, शहरियत खो देने के तरीक़ों को जानना। तो बच्चों, हम ये जो नुकात हैं, जो ये तमाम सलाहियतें हैं, इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। हम इन सलाहियत को हासिल करेंगे इस सबक शहरियत पढ़ने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम सबसे पहले देखते हैं कि शहरियत के माने मफ़हूम क्या हैं। तो चलिए, शहरियत के माने व मफ़हूम: हर फर्द उम्दा ज़िंदगी गुजारने में माविन अंजुमन को मुल्क कहते हैं। किसी भी मुल्क का जिम्मेदार फ़र्द इस मुल्क का शहरी कहलाता है।
یعنی کہ ہر فرد کو عمدہ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے، ایک جگہ کی، ایک مقام کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انجمن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ملک۔ اور جو ملک میں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس ملک کا شہری کہتے ہیں۔ شہریت ایک مخصوص علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ملنے والی رکنیت ہے۔ شہریت کسی بھی شخص کا ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے جس سے ایک شخص کو کسی بھی ملک کا باشندہ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شہریت کیا ہے، ایک مخصوص جگہ پر مستقل طور پر تمام سہولتوں کے ساتھ رہنے کو ہی شہریت کہتے ہیں۔ اور شہریت قانونی حیثیت دیتی ہے، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں وہاں کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ کا کیا ہوتا ہے، باشندہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، شہریت جو حاصل کرتا ہے وہ فرد تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، اسے کم از کم طرز زندگی یعنی کہ زندگی گزارنے کے طریقے، تعلیم، صحت، سماجی تحفظ اور دیگر حقوق حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ شہریوں کے بھی فرائض سے امید رکھتا ہے۔ یہ بیک وقت ایک سے زائد ملکوں کی شہریت اختیار کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو شہریت کیا ہے، ایک جگہ پر رہ کر وہاں پر مختلف لوگوں کو اپنی طرز زندگی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر تعلیم اور صحت اور سماجی تحفظ بھی یہاں پر مہیا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان تمام حقوق کو شہریت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں آگے شہریت کی اہمیت کیا ہے۔ تو شہریت کی اہمیت کیا ہے دیکھیں گے، ملک میں باعزت زندگی گزارنے، ملک کی حکومت میں حصہ لینے اور ہر فرد عمدہ زندگی گزارنے میں معاون حکومت قائم کرنے کے لیے شہریت ضروری ہے۔ یعنی کہ ملک میں اچھی طرح سے زندگی گزارنے، ایک جگہ پر رہ کر مستقل طور پر زندگی اور بہترین طریقے سے گزارنے کو ہی کیا ہے، شہریت کے ذریعے ہی گزار سکتے ہیں، اور ملک کی حکومت میں حصہ لینے اور ہر فرد کو عمدہ زندگی گزارنے میں کیا ہے، شہریت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کو دھکا نہ پہنچے اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے شہریت ضروری ہے۔ یعنی کہ اتحاد، وہ اتفاق سے رہنا، ایک ملک میں ایک جہتی کے ساتھ رہنا، ہم سب ایک ہیں کا جذبہ لے کر رہنا، اور سالمیت یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، سالمیت کے ساتھ پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ ہے وہ شہریت فراہم کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں بچوں اور آگے، کوئی بھی فرد اگر کسی ملک کی شہریت حاصل کرتا ہے تو وہ اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم ہندوستان کے ملک کے شہری ہیں، ہندوستان کی شہریت ہمیں حاصل ہے نا، جی ہاں، ہمیں ہندوستان کی شہریت حاصل ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے آپ پر ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی مذہب کے، کئی ذات کے، کئی فرقے کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ ہندوستان کس طرح ہے، ایک باغیچے کے مانند ہے، ایک گلدستے کے مانند ہے جہاں پر کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہندوستان میں بھی کئی مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور ہمارا ملک کیا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا ملک ہے۔ تو یہاں پر ہم سب کو شہریت حاصل ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اس لیے یہاں پر ہمیں فخر ہے۔ تو دیکھیے بچوں، لفظ شہری، یہ لفظ شہری کیا ہے، جمہوریت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، سیاست کے لیے ہر سطح پر استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے۔ شہری وہ شخص ہوتا ہے جو حقوق سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ریاست اور ملک میں اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ ہر شہری وہ ہوتا ہے جو ریاست اور ملک کا ممبر ہوتا ہے اور حکومت بنانے کے عمل میں حصہ لیتا ہے، وہ شخص جس کو قوانین کے تحت حکمرانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر کسی بھی فرد کو اس ملک کی سیاسی حقوق، ووٹ ڈالنے کا حق اور اہم سوالات پر فیصلہ لینے میں حصہ لینے کا حق ہے، وہی شہری ہوتا ہے۔
वोट डालने का हक हमें होता है हिंदुस्तान में। हमें अपनी मर्जी से अपने हम मन चाहे जो हुकूमत चाहे वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक अच्छा शहरी वो होता है जो हुकूक और फ़राइज़ दोनों के बारे में शऊर रखता है, यानी कि मालूमात रखता है, हुकूक और फ़राइज़ को जानता है और उन पर अमल करता है। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल यह है कि वोट डालना हमारा सबसे पहला हक है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। अगर कोई वोट नहीं देता है तो वो अच्छा शहरी नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर हमको हमारा हक क्या है कि हम वोट डालें, वोट डालकर यहाँ पर जो काबिल है हुकूमत करने के उनको चुन कर लाएं। आप भी वोट डालते हैं बच्चों? जी नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है। और जब 18 साल के होंगे तो आपको भी वोट डालने का पूरा हक यहाँ पर हासिल होगा। तो यहाँ पर वोट 18 साल से ऊपर वाली उम्र के जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो आप नहीं डालते हैं, लेकिन आपके वालिदैन को, आपके जो बड़े लोग हैं उनको आप क्या है बता सकते हैं कि वोट डालना हमारा हक है। बताएंगे ना बच्चों अपने वालिदैन को, अपने बड़े लोग को? जी शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं शहरियत के खुसूसियात क्या हैं। अभी हमने क्या देखा, शहरियत की अहमियत क्या थी उसके बारे में देखा। अब हम शहरियत के खुसूसियात के बारे में देखेंगे। तो शहरियत के खुसूसियात देखिए इस तरह हैं। फर्द शहरियत के जरिए इस मुल्क का शहरी कहलाता है। कोई भी शख्स हो वो शख्स शहरियत के जरिए ही क्या है मुल्क का शहरी कहलाता है। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक शहरी मुल्क के दिए गए तमाम हुकूक हासिल कर सकता है। तो एक शहरी जो है, जो एक मुल्क में रहता है, वहाँ की वो शहरियत हासिल किया हुआ होता है, तो उसको तमाम हुकूक हासिल होते हैं। हुकूक कौन से हैं बच्चों, आपको मालूम है? क्या आप जानते हैं हुकूक क्या हैं? जी हाँ, हुकूक ये हैं कि आज़ादी का हक, हमको आज़ादी का हक दिया जाए, हमें मसावात का हक दिया जाए, हमें इजहार ख्याल का हक दिया गया है यहाँ पर, और अपने तालीम हासिल करने का हक। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है तालीम हासिल करने का पूरा हक दिया गया है, और उन्हें बड़ों जो उनके वालिदैन हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनको तालीम हासिल करने के तमाम मौके फराहम करें। तो ये हमारे हुकूक हैं बच्चों। तो एक मुल्क जहाँ के हम शहरी होते हैं वहाँ इन तमाम हुकूक हमें देता है। तो देखते हैं अगला नुक्ता क्या है। देखिए, शहरी को मुल्क के आयद करदा फराइज़ को अंजाम देना पड़ता है। फराइज़ को यहाँ पर देखिए, फराइज़ क्या हैं हमारे, एक शहरी के फराइज़ क्या होते हैं? जी हाँ, एक शहरी के फराइज़ होते हैं कि वो अपने कौमी परचम, कौमी गीत, कौमी तराना, कौमी अलामात, कौमी निशानात, इन तमाम की इज्जत व एहतराम करें, और अपने मादर वतन यानी कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उस मुल्क की, उस वतन की हिफाजत करें। और इसके अलावा हम जो हमारे मीरास है, हमको जो मीरास मिली है, उन मीरास को हम हिफाजत करना है। मीरास यानी कि हमें जो तारीख़ी मुकामात मिले हैं, जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी मुकामात हैं, उनकी हमको हिफाजत करना है। और इसके अलावा हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करना है कि हम सब एक हैं। इस तरह का जज्बा हम अपने अंदर भी पैदा करना है और दूसरों को भी इसकी तरगीब देना है। कौमी एकजहती और कौमी सालमियत को बरकरार रखना है हमको। तो ये हमारे फ़राइज़ हैं बच्चों। तो हम इन फ़राइज़ को अंजाम देंगे तो हम एक बेहतरीन शहरी कहलाएंगे। तो देखते हैं अब अगला नुक्ता क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट नुक्ता है, शहरियत अवाम को मुल्क के क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाती है। जो भी क़वानीन हैं उन क़वानीन पर अमल करना कौन सिखाती है? शहरियत। शहरियत के ज़रिए ही क्या है हमें क़वानीन मिलते हैं, उन क़वानीन पर हमें अमल करना शहरियत ही सिखाती है। अब देखते हैं बच्चों और अगले पॉइंट्स। शहरियत हासिल करने वाला मुल्क के आला से आला ओहदे से लेकर दीगर कोई भी ओहदा हासिल करने का हक रखता है।
शहरियत अपने मुल्क के कोई भी ओहदे को हासिल करने का हमको हक देता है, यानी कि हम अपना मन चाहा कोई भी पेशा इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई चाह रहा है कि तिजारत करे तो वो तिजारत कर सकता है, अगर कोई काश्तकारी करना चाह रहा है तो वो काश्तकारी कर सकता है, अगर वो अपने प्राइवेट सेक्टर्स में काम करना चाह रहा है तो उसमें कर सकता है, या सरकारी नौकरी करना चाह रहा है तो कर सकता है, यानी कि या अपने मर्जी से अपनी मनचाही नौकरी, मनचाहा पेशा यहाँ पर इख्तियार कर सकते हैं। ये शहरियत से ही हमको हासिल होता है। तो देखिए बच्चों, अगला नुक्ता है शहरियत गैर मुल्की शहरी को सियासी हक देने से इनकार करती है। गैर मुल्की यानी कि दूसरे मुल्क के लोग, यानी कि दूसरे मुल्क में रहने वाले, जैसे कि पाकिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, बरतानिया के लोग जो दूसरे मुल्क में रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अलावा, तो ऐसे मुल्क को शहरियत सियासी हक देने से इनकार करती है। तो ये थे बच्चों शहरियत के खुसूसियात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को यहाँ तक जो भी मैंने बताया है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आप इन तमाम नुकात के लिए सरगर्मी करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ठीक है, हम एक सरगर्मी करते हैं। तो सरगर्मी लीजिए, यहाँ पर मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं और यहाँ पर और उनके जवाबात दिए गए हैं। 3 जवाबात दिए गए हैं। उन 3 जवाब से आपको एक सही जवाब चुनकर खानापुरी करना है। तो पहला है, एक फर्द को उम्दा जिंदगी गुजारने में माविन अंजुमन को डैश कहते हैं। तो ऑप्शंस देखिए उसके, यानी कि उसके जवाबात हैं। पहला है मुल्क, दूसरा है घर, तीसरा है मदरसा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है वो हम देखते हैं। बता सकते हैं बच्चों पर सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, शाबाश, वेरी गुड। सही जवाब है अंजुमन को मुल्क कहते हैं, यानी कि हर फर्द को उम्दा जिंदगी गुजारने में माविन अंजुमन को मुल्क कहते हैं। तो अब हम दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। किसी भी मुल्क का जिम्मेदार फर्द इस मुल्क का डैश कहलाता है। इसके देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। जी हाँ, पहला है इंसान, दूसरा है शहरी और तीसरा है परदेसी। इसमें से सही जवाब क्या है बताइए बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जवाब सही है शहरी, यानी कि किसी भी मुल्क का जिम्मेदार फर्द इस मुल्क का शहरी कहलाता है। तो ठीक है, अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। हम तमाम डैश मुल्क के शहरी हैं। तो इसके ऑप्शंस देखिए बच्चों यहाँ पर। पहला है अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हिंदुस्तान। इसमें सही जवाब कौन सा है? जी हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही, शाबाश। यहाँ पर सही जवाब है हिंदुस्तान। हम तमाम हिंदुस्तान मुल्क के शहरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा है शहरियत हासिल करदा फर्द मुल्क के दिए गए डैश हासिल करता है। इसके ऑप्शंस देखिए। पहला है हुकूक, दूसरा है रकम, तीसरा है ज़मीन। तो यहाँ पर सही जवाब बताइए। शाबाश, बहुत खूब, सही जवाब है हुकूक। पहला शहरियत हासिल करदा हर फर्द मुल्क के दिए गए हुकूक हासिल करता है। बहुत सही पहचाना आप, सही जवाब दिया आपने। अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा है डैश अवाम को मुल्क के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाती है। अब देखिए उसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला है शहरियत, दूसरा है सियासत और तीसरा है माशियात। बताइए बच्चों, बताइए सही जवाब क्या है इसका? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही जवाब है शहरियत। शहरियत अवाम को मुल्क के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाती है। शाबाश, बहुत खूब बच्चों, आप तमाम ने इस सरगर्मी में बहुत ही अच्छे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप तमाम ने इसके सही जवाबात दिए। तो बच्चों अब हम अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। अब हम शहरियत हासिल करने के तरीक़े कौन कौन से हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए शहरियत हासिल करने के तरीक़े क्या हैं।
शहरियत एक्ट 1955 के तहत दर्ज झैल तरीक़ों से अवाम किसी भी एक मुल्क की शहरियत हासिल कर सकता है। तो हमारे कानून यानी कि हमारे आइन के मुताबिक एक्ट 1955 के तहत शहरियत हासिल करने के तरीक़े इस तरह दिए गए हैं। वो देखिए क्या है। पहला है पैदाइश के ज़रिए, एक तरीक़ा है पैदाइश के ज़रिए, और एक तरीक़ा है इंदराज के ज़रिए, और एक तरीक़ा है ख़ानदानी विरसे के ज़रिए, और है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का ज़मीनी हिस्सा। तो ये शहरियत हासिल करने के तरीक़े हैं। तो अब हम इनके बारे में तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहला तरीक़ा कौन सा है बच्चों? पैदाइश के ज़रिए। तो पैदाइश के ज़रिए हम हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क की शहरियत किस तरह हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ना। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी भी फ़र्द जिस मुल्क में पैदा हुआ हो या हुई हो, वो अपने मुल्क की शहरियत हासिल करता है। इसके माँ बाप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात की अहमियत नहीं देते हुए शहरियत दी जाती है। तो इसलिए एक मुल्क के शहरियत हासिल करने के लिए पैदाइश का अहम दखल होता है। यानी कि एक फ़र्द, एक शख्स अगर किसी मुल्क में पैदा होता है तो उस मुल्क की वहाँ पर शहरियत दी जाती है। अब उस शहरियत को हमें साबित करने के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए बर्थ सर्टिफिकेट जो बताया जा रहा है तस्वीर में इस तरह का होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो जब हम किसी मुल्क में पैदा होते हैं तो वो उस मुल्क की हमें शहरियत हासिल होती है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखिए मिसाल क्या है। 26 जनवरी 1950 को या बाद में हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुस्तान के शहरी होते हैं। तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो भी शख्स या फ़र्द 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में पैदा होने वाला हिंदुस्तानी शहरी कहलाता है। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान ने क्या है, अपना एक दस्तूर जारी किया था। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन से क्या है, हिंदुस्तान के शहरी कहलाए जा रहे हैं। तो देखिए अब आगे ये बात कहाँ से वाज़ेह होती है, कहाँ से हमें जिससे मालूम होता है कि ये बात हमारे क़ानून में है। तो ये दस्तूर के शहरियत आइन के दफ़ा 3 इस बात की वजाहत करता है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है ख़ानदानी विरसे के ज़रिए। तो हम ख़ानदानी विरसे के ज़रिए भी शहरियत किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीक़े के ज़रिए हर फ़र्द के माँ बाप किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस बुनियाद पर शहरियत हासिल कर सकते हैं। मसलन 26 जनवरी 1950 को या बाद में हिंदुस्तान से बाहर के दूसरे मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानी कुंबे में पैदा होने वाले को हिंदुस्तान की शहरियत हासिल होती है। यानी कि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, लेकिन वो चंद अरसे के लिए दूसरे मुल्क में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्या है, हिंदुस्तान की शहरियत हासिल होती है। और देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा है इंदराज के ज़रिए। इंदराज के ज़रिए हम किस तरह हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी मुल्क में मुल्क की शहरियत मुनासिब तरीक़े के ज़रिए मुतल्लक़ा दफ्तर में अर्ज़ी देकर या अर्ज़ी पेश करके इंदराज के ज़रिए शहरियत हासिल कर सकते हैं। इस तरह अर्ज़ी पेश करने के लिए चंद उसूल एक मुल्क ने और कई मुल्क ने लागू किए हैं। यानी कि इंदराज करके हम किसी भी मुतल्लक़ा ऑफिस से जो दफ्तर होता है वहाँ पर जाकर अर्ज़ी देकर हम हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब अगला नुक्ता क्या है, इसकी मिसाल यहाँ पर है। हिंदुस्तान में कम से कम 5 साल के अरसे में मुक़ीम हो। जो फ़र्द हिंदुस्तान की शहरियत इंदराज के ज़रिए हासिल करना चाह रहा है उसके लिए चंद उसूल हैं, वो हैं हिंदुस्तान में वो कम अज़ कम 5 साल के अरसे से मुक़ीम हो। तो ऐसे अफराद क्या कर सकते हैं, इंदराज के ज़रिए शहरियत हासिल कर सकते हैं। और दस्तूर जो शहरियत के आइन की दफ़ा
5 इस बात की वजाहत करता है। ये जो वजाहत हो रही है वो हिंदुस्तान के दस्तूर जो शहरियत के आइन की दफ़ा 5 है, इस बात की वजाहत करता है कि वो इंदराज के ज़रिए हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकता है। तो देखिए बच्चों, अब अगला है पॉइंट, वो है एक मुल्क के दूसरे मुल्क के ज़मीनी हिस्सा। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ज़मीनी हिस्सा किस तरह हमें शहरियत दिलवा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क का ज़मीनी हिस्सा शामिल होने पर उस मुल्क की शहरियत हासिल होती है। आम तौर पर जंगों की वजह से एक मुल्क खुद के फैसले से दूसरे मुल्क के साथ शामिल हो सकते हैं, तो इस मौके पर भी शामिल हुए मुल्क की शहरियत हासिल होती है। और इस बात की वजाहत हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, इस बात की वजाहत हमें हिंदुस्तान के दस्तूर शहरियत आइन के दफ़ा 6 से मिलती है। तो देखते हैं बच्चों अगले, तो अब हम शहरियत खोने के क्या वजूहात होते हैं, एक मुल्क की शहरियत खोने के वजूहात क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम तफसील से जानेंगे। तो देखिए, दस्तबरदारी या तर्क करना, दूसरा है बरतरफी या ख़त्म करना, और एक पॉइंट है महरूमी के ज़रिए। तो इन वजूहात की वजह से के ज़रिए हम ये हिंदुस्तान की या किसी भी मुल्क की शहरियत को खो सकते हैं। तो देखते हैं पहले दस्तबरदारी और तर्क करना क्या है। तो देखिए, दस्तबरदारी और तर्क करना इस तरह है, कोई भी हिंदुस्तानी शहरी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने पर खुद ही इंदराज के ज़रिए ऐलान करके हिंदुस्तान की शहरियत तर्क कर सकता है। अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से वो दूसरे मुल्क का शहरी बनना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इंदराज करके अपनी हिंदुस्तान की शहरियत को ख़त्म करके कोई भी मुल्क की शहरियत हासिल कर सकता है। तो इस बात की वजाहत यहाँ पर हिंदुस्तान के दस्तूर के शहरियत आइन की दफ़ा 8 करता है। तो देखते हैं आगे, अब है बरतरफी यानी ख़त्म करना। बरतरफी या ख़त्म करना, किस तरह हम इसके ज़रिए शहरियत को खो सकते हैं, वो देखिए। चूँकि हिंदुस्तानी क़ानून दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता, यानी कि हिंदुस्तान और इसके अलावा हिंदुस्तान की शहरियत और दूसरे मुल्क की शहरियत एक साथ हम हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा किसी शख्स के दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करते ही हिंदुस्तान की शहरियत ख़त्म हो जाती है। अगर हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, उसके बावजूद हम दूसरे मुल्क के, अमेरिका के, पाकिस्तान के या दूसरे कोई भी मुल्क के, जापान के, चीन के, दूसरे मुल्क के अगर हम शहरियत ले रहे हैं, तो हमारी हिंदुस्तान की शहरियत अपने आप ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई फ़र्द दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करता है, तो उसे हिंदुस्तानी शहरियत ख़त्म या बरतरफ करना होगा, बरतरफ उसकी कर दी जाती है। तो इस बात की वजाहत हमें कहाँ से मिलती है? तो इस बात की वजाहत हमें हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 9 से मिलती है। तो महरूम के ज़रिए हम किस तरह अपने हिंदुस्तान की या किसी भी मुल्क की शहरियत को खो सकते हैं? तो क्या है, देखिए, दफ़ा 10 के तहत कोई भी फ़र्द धोखा या फ़रेब के ज़रिए हिंदुस्तान की शहरियत हासिल किया हो, यानी कि धोखे के ज़रिए हिंदुस्तान की शहरियत हासिल किया हो, या अगर वो कौम के ख़िलाफ़ दीगर सरगर्मियों में मशगूल है और या हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम ना करता हो, या आइन के बारे में अदम दिलचस्पी या नापसंदगी का इजहार करता है, या जंग के दौरान दुश्मन से बातचीत की हो, या कोई भी शख्स को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के 5 साल के अंदर बाहर किसी दूसरे मुल्क में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई हो, या अगर कोई शख्स 7 साल तक हिंदुस्तान से बाहर आम रिहायशी रहा हो। अगर आम रिहायशी रहा हो तो उसकी शहरियत हिंदुस्तान से ख़त्म हो सकती है। अगर उसका मकसद तालीमी और सरकारी खिदमत हो तो वो क्या है, हिंदुस्तान का शहरी कहलाता है। अगर ये मकसद ना है, उसके नहीं है, तो वो क्या, हिंदुस्तान की शहरी नहीं कहलाएगा। तो इस तरह किसी भी फ़र्द शख्स की शहरियत को मरकज़ी हुकूमत क्या है, मनसूख कर सकती है। तो देखिए बच्चों, ये थे
शहरियत खोने के वजूहात। और यहाँ तक मैं समझती हूँ आप तमाम को सबक अच्छी तरह समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस सबक को अच्छी तरह से याद रखे होंगे। क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक सरगर्मी करते हैं। तो सरगर्मी में हम करेंगे दर्जे झैल में शहरियत हासिल करने के तरीक़े और खोने के वजूहात दिए गए हैं, इनको अलहदा कीजिए। यहाँ पर शहरियत हासिल करने के तरीक़े और शहरियत खोने के दोनों वजूहात यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, आपको उनको अलहदा अलहदा करना है। तो देखते हैं वो क्या है। पैदाइश के ज़रिए, और दूसरा है दस्तबरदारी यानी तर्क करना, और तीसरा है देखिए बरतरफी या ख़त्म करना। चौथा है एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क का ज़मीनी हिस्सा, और नेक्स्ट है ख़ानदानी विरसे के ज़रिए, और उसके बाद देखिए क्या है महरूमी के ज़रिए, और फिर आखिरी है इंदराज के ज़रिए। तो यहाँ पर ये तमाम नुकात दिए गए हैं। इनमें से शहरियत हासिल करने के तरीक़े और खोन देने के वजूहात को हमें अलहदा अलहदा करना है। तो करेंगे ना बच्चों आप ये सरगर्मी? जी शाबाश। तो देखते हैं आपने इसके जवाबात कहाँ तक सही दिए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शहरियत हासिल करने के तरीक़े क्या क्या हैं। जी पहला है देखिए यहाँ पर दिया गया है पैदाइश के ज़रिए, दूसरा है ख़ानदानी विरसे के ज़रिए, और तीसरा है इंदराज के ज़रिए। शाबाश, आप तमाम ने बहुत सही जवाबात दिए हैं। ये तमाम क्या है शहरियत हासिल करने के। तो अब और एक है देखिए एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क का ज़मीनी हिस्सा। तो ये तमाम शहरियत हासिल करने के तरीक़े हैं। तो अब हम देखते हैं शहरियत खोने के वजूहात। जी देखिए पहला है दस्तबरदारी यानी तर्क करना, देखिए, और बरतरफी और ख़त्म करना, और महरूमी के ज़रिए। तो ये क्या है शहरियत खोने के वजूहात हैं। शाबाश बच्चों, आपने इस सरगर्मी को सही किया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस सरगर्मी को आपने मुकम्मिल किया है। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। मुताल्लिक़ बहुत ही मालूमात हासिल हुए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास और ये जो सबक है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों हम आखिर में घर का काम लेते हैं। तो घर पर काम के सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। तो पहला है शहरियत किसे कहते हैं, दूसरा सवाल है शहरियत की खुसूसियात की फहरिस्त तैयार कीजिए, और तीसरा है शहरियत हासिल करने के तरीक़े बताइए, और चौथा शहरियत खोने के वजूहात दर्ज करें, और पांचवा सवाल है शहरियत क्यों ज़रूरी है। तो ये घर के काम के सवालात हैं बच्चों। इन सवालात को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें, और इन सवालात के जवाबात दर्ज करके अपनी मज़मूनवार मौलिमा को दिखाकर उनसे जांच कर लें। तो बच्चों मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।